माँ ही बिटिया, बस करो। तुम्हारे इतना रोने से तुम्हारे दादाजी वापस नहीं आएंगे, बल्कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। संभालो बेटा खुद को। एक उम्र दराज महिला ने एक 12 साल की बच्ची, जो कि सामने जलती चिता को देख रोए जा रही थी, उसे चुप करवाते हुए कहा। ये बच्ची थी माही शर्मा। माही सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत कि अप्सराएं भी इसके आगे कुछ नहीं। माही को देखकर लगता था कि जैसे पहाड़ों ने और यहाँ की खूबसूरत वादियों ने अपनी सारी सुंदरता समेटकर माही की झोली में डाल दी हो। माही का रंग एकदम गोरा और बेदाग था। उसकी वो बड़ी बड़ी काली आंखें और उन पर सजी घनी लंबी पलकें, छोटी सी नाक और हार्ट शेप गुलाबी सुर्ख होंठ। माही स्वभाव से काफी चुलबुली थी, इसलिए सभी गांव वाले माही को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि माही का चुलबुलापन और उसकी मासूमियत सभी का दिल जीत लेती थी। वहां का मौसम ठंडा होने की वजह से माही के गाल, जो नेचुरल ही गुलाबी थे, और भी ज्यादा गुलाबी नजर आ रहे थे, और रोने से उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उत्तराखंड का एक गांव कुमाऊं, जो पहाड़ों से खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ हरियाली से भरपूर मनमोहक दृश्य वाला गांव है। अक्सर ही टूरिस्ट यहाँ पर यहाँ की मनमोहक दृश्य का और यहाँ की प्योर आबोहवा का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। इसी गांव के एक शमशान घाट में एक चिता धूं धूं करके जल रही थी, और उसके सामने ही कुछ लोग अपने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े हुए थे। सभी के ही चेहरे पर शोक साफ नजर आ रहा था। वहीं थोड़ी ही दूरी पर माही चिता की तरफ देखते हुए रोए जा रही थी। वहां खड़ी एक औरत ने उस बच्ची की तरफ देखकर उदासी से कहा, पता नहीं माही बिटिया के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। पहले तो एक हादसे में इसके माँ बाप ने इन दुनिया को छोड़ दिया, और अब इसका एकमात्र सहारा इसके दादाजी, वो भी इसे छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या होगा अब इस बच्ची का। माँ ही इन सभी बातों से अनजान एक बूढ़ी औरत को पकड़े हुए रो रही थी। उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची का सिर अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके सिर को सहलाते हुए उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। आज अपने दादाजी की मौत के साथ ही माही ने अपना एकमात्र सहारा भी खो दिया, क्योंकि माही के माँ बाप तो कई साल पहले ही एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वो रोते हुए ही उस बूढ़ी औरत से बोली, काकी, मेरे दादू मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तो उन्हें कभी परेशान नहीं करती थी, उनकी सारी बातें भी मानती थी, वो फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। काकी, जिनकी खुद की आंखें नम थीं, उन्होंने रुआंसी आवाज और रूंधे गले से कहा, बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। तुम्हारे दादाजी के भी हाथ में नहीं था। अगर उनका बस चलता, वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। पर तुम भी जानती हो ना, वो काफी वक्त से बीमार थे। माँ ही का मासूम मन भला इन गहरी बातों को कहाँ से समझता। वो जिद करते हुए बोली, मुझे मेरे दादाजी चाहिए काकी, मुझे मेरे दादाजी के पास ले चलो। अब काकी बेचारी माही की इस इच्छा को कैसे पूरी कर पाती? काकी जानती थी कि माही बहुत ही मासूम है और उसका कोमल मन इस सच्चाई को स्वीकार कर ही नहीं पा रहा है। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इस मासूम बच्ची पर और जुल्म मत कर। किसी को तो भेज जो इसे संभाल ले, वरना इतनी बड़ी दुनिया में ये अकेली अपना गुजारा कैसे करेगी। तभी उसी शमशान घाट के बाहर गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का ड्राइवर बाहर आया और उसने जल्दी से गाड़ी के फ्रंट सीट की तरफ का गेट ओपन किया। गेट ओपन होते ही एक उम्रदराज आदमी गाड़ी से बाहर आया। उस आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में अपना बेंत पकड़ा हुआ था, पर उस आदमी के चेहरे पर नजर आ रहा रोब उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो कर रहा था। उस आदमी के सिर के सारे बाल पूरे सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। ये कोई और नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी राजावत एम्पायर के मालिक अधिराज सिंह राजावत थे। तभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ एक और आदमी गाड़ी में निकलकर बाहर आया। उसने अधिराज जी के पीछे खड़े होते हुए कहा, मालिक चलें। अधिराज सिंह राजावत के चेहरे पर भले ही सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में कई तरह के इमोशन नजर आ रहे थे। उन्होंने बिना अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखे ही कहा, हाँ माधव, पहले ही मुझे आने में बहुत देर हो गई है, पर मैं अब और देर नहीं करना चाहता। कहने के साथ अधिराज जी ने अपने कदम शमशान घाट के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अधिराज जी की नजर जब मासूम माही पर गई
तो उसका रोना देखकर उनका दिल पिघलने लगा। उनके चेहरे की सख्ती, जो कभी भी कम नहीं होती थी, अचानक ही उनके चेहरे पर माही को देखकर नरमी वाले भाव आ गए और उन्होंने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। सामने जल रही चिता किसी और की नहीं, अधिराज सिंह राजावत के जिगरी दोस्त और बचपन के साथी ओम प्रकाश शर्मा की थी। भले ही उन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर रहा हो, लेकिन अधिराज सिंह राजावत के लिए अपने दोस्त ओम प्रकाश शर्मा की दोस्ती कहीं ज्यादा कीमती थी। उन्होंने जाकर रोती हुई माही के सिर पर हाथ रखा तो माही ने आंसू से भरी आंखों से अधिराज जी की तरफ देखा। अधिराज जी को अपने सामने देखकर माही ने कस कर अपनी बाहें अधिराज जी की कमर में लपेटी और भी जोर जोर से रोने लगी। अधिराज जी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चे, संभालो खुद को। माही ने रोते हुए ही कहा, अंकल, मेरे दादू चले गए, आप प्लीज उनसे कहिए ना कि वापस आ जाएं। वो तो आपकी सारी बात मानते हैं ना। माही ने अगर इस बार कुछ और मांगा होता तो अधिराज जी पलक झपकते ही उसकी इच्छा पूरी कर देते, पर माही उनसे वो मांग रही थी जो उनके बस में बिल्कुल नहीं था। वो नम आंखों से अपने दोस्त की जलती हुई चिता को देख रहे थे। फिर उन्होंने माही के सिर को सहलाते हुए कहा, माही बिटिया, अगर तुम्हारे दादू तुम्हें इतना रोते हुए देखेंगे तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे दादू ने फोन करके क्या कहा था? तो माही ने अपना छोटा सा सिर उठाकर अधिराज जी की तरफ देखा, जैसे आंसू भरी आंखों से उनसे सवाल कर रही हो कि उसके दादू ने क्या कहा था। तो अधिराज जी ने कहा, उन्होंने कहा था कि मेरी माही बिटिया की आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि जब भी वो रोती है ना तो मुझे तकलीफ होती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दादू को तकलीफ हो? माही ने अपना सिर धीरे से ना में हिलाया और कहा, नहीं, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। तो अधिराज जी ने कहा, तो बस अब तुम खुद को संभालो और इतना मत रो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। माही ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, पर मैं क्या करूं? मुझे दादू की याद आ रही है, इसीलिए तो मुझे रोना आ रहा है ना। अधिराज जी ने अब माही से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस मासूम ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, तो उसके लिए अभी खुद को संभालना इतना भी आसान नहीं था। कुछ देर तक वो लोग वहीं खड़े रहे। फिर अधिराज जी माही को अपने साथ वापस ले आए। कुछ घंटे बाद अधिराज जी ने माही को थोड़ा बहुत खाना खिलाकर उसके रूम में ही सुला दिया था। माही को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, पर अधिराज जी ने उसे उसके दादू का वास्ता दिया तो माही ने उनकी बात मान ली और खाना खाकर सो गई। वहीं अधिराज जी उसके बगल में ही बैठे हुए प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। वो माही को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थीं। जब उन्होंने देखा कि माही सो चुकी है, तब उन्होंने ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर किया और उठकर रूम से बाहर आ गए। अधिराज जी भले ही खुद को काफी ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। आखिर उनके बचपन का साथी उन्हें छोड़कर बहुत दूर जो चला गया था। वो आराम कुर्सी पर बैठे हुए पीछे की तरफ सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके बगल में ही माधव खड़ा हुआ था। माधव अधिराज जी का असिस्टेंट था और कई सालों से अधिराज जी के साथ था। वो अधिराज जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। शायद माधव की इस कश्मकश को अधिराज जी भांप गए थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद किए ही कहा, कहो माधव, क्या कहना चाहते हो? माधव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अब आगे क्या करना है मालिक? माही, बिटिया को यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना? अधिराज जी ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस भरते हुए कहा, माही हमारे साथ ही जाएगी। माधव, तुम्हें याद है ना कि मेरे दोस्त ने कितने भरोसे के साथ माही की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अपनी बात कहते हुए अधिराज जी थोड़े भावुक हो गए। उन्हें याद था जब आखिरी बार उनके दोस्त से उनकी बात हुई थी, तब ओम प्रकाश जी ने 2 दिन पहले ही अधिराज जी को फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। उस वक्त अधिराज जी एब्रॉड में थे। फ्लैशबैक।
अधिराज जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वापस अपनी गाड़ी से अपने विला की तरफ जा ही रहे थे कि तभी गाड़ी में ही उनके पास एक कॉल आई। अधिराज जी उस नंबर को पहचानते थे। उस नंबर को अपने फोन की स्क्रीन पर शो होते देखकर उनके फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने फोन अटेंड किया और कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बोलो ओम प्रकाश, याद आ गई अपने दोस्त की? तो सामने से ओम प्रकाश जी की कमजोर सी आवाज आई, हाँ अधिराज, याद आ गई। बस इसीलिए फोन कर रहा हूं कि पता नहीं अगली बार फोन कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो अधिराज जी ने परेशान होते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ ओम प्रकाश? तुम ठीक तो हो ना? और घर में सब और माही बिटिया ठीक है ना? ओम प्रकाश जी, जो बहुत ही ज्यादा बीमार थे, उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उन्हें जोर से खांसी आई, जिसे सुनकर अधिराज जी भी बेचैन हो गए। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, ओम प्रकाश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाजों से तुम मुझे काफी बीमार क्यों लग रहे हो? सामने से ओम प्रकाश जी ने पानी पीकर खुद को रिलैक्स किया, फिर मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, अधिराज, मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है, इसलिए खांसी हो रही है। तो अधिराज जी ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, ओम प्रकाश, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं कल ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। ओम प्रकाश जी ने कहा, मैंने तुम्हें यहां बुलाने के लिए ही तो फोन किया है अधिराज। अधिराज जी ने कहा, क्या हुआ है ओम प्रकाश? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। तो ओम प्रकाश जी ने इस प्रकार थोड़े से रूंधे हुए गले से कहा, बस जिंदगी के दिन पूरे होने को आ गए हैं अधिराज। मेरी एक ही चिंता है जिसे सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। अगर मेरी वो चिंता दूर हो गई तो मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा पाऊंगा। किस चिंता की बात कर रहे थे ओम प्रकाश? क्या माही अधिराज जी के साथ जाने को तैयार होगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर। अधिराज जी ने कहा,